हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 73। आरोही चिराग से बात कर ही रही थी, तभी शालिनी जी ने फोन हाथ में लिया और चिराग से बोली, तुझे ना उसके लिए अपने हाथ से कुछ बनाना चाहिए। चिराग हल्का सा हंसते हुए बोला, आज बनाया था मॉम, लेकिन उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। शालिनी जी चौंक गई। उन्होंने हैरानी से सवाल किया, तूने सच में खाना बनाया? चिराग हल्के से बोला, हाँ मॉम। ये सुनते ही उन्होंने आशीष मेहरा को कोनी मारते हुए कहा, सीखो कुछ अपने बेटे से। पूरा माहौल हंसी से भर गया। फिर चिराग ने सब कुछ बता दिया, रचना से मिलना, कृति के घर रुकना, सब। शालिनी जी ने शांत लेकिन साफ शब्दों में कहा, ठीक है, मुझे तुझ पर भरोसा है, बस एक बात याद रखना, अगर उन्हें तेरे वहां होने की वजह से जरा सी भी डिस्कम्फर्टनेस हो तो तू तुरंत होटल में शिफ्ट हो जाना, और तुझे होटल में रहने में प्रॉब्लम हो तो तू बाही कहीं एक फ्लैट ले लेना, लेकिन उन दोनों को खुद के वहां रहने देने के लिए फोर्स नहीं करेगा। चिराग बहुत ही शांति से जवाब दिया, जी मॉम। उसके बाद अब वो आरोही से बोला, अब थैंक यू नहीं कहूंगा, तू तो मेरी जान है और अपनी जान से कोई थैंक यू नहीं कहता। लव यू बच्चा, जल्दी वापस आऊंगा, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फोन कट हो गया। कमरे में एक पल की खामोशी छा गई, जिसमें चिराग के दिल की उम्मीद भी थी और डर भी। फोन कट करने के बाद जैसे ही वो पलटा, उसकी नजर दरवाजे के बाहर खड़ी कृति पर पड़ी। उसके हाथों में दूध का एक गिलास था, जिसमें हल्दी की खुशबू अब भी हल्की सी उठ रही थी। कृति को वहां खड़ा देखकर चिराग चौंक गया। उसने उसे आवाज दी, कृति। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। दरअसल कृति कुछ पल पहले ही वहां आई थी। दरवाजे के पास रुकते ही उसके कानों में चिराग की फोन पर कही गई आखिरी बातें पड़ी थी, और बस वही कुछ शब्द उसके दिल में जैसे ठहर से गए थे। मेरी जान है और अपनी जान से कोई थैंक यू नहीं कहता। अच्छा, अब मैं रखता हूँ, लव यू, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। इतना सुनते ही कृति का दिमाग सुन्न हो गया था। उसके हाथों में पकड़ा दूध का गिलास हल्का सा कांप गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। पर उसे अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए चिराग की आवाज भी अब उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। चिराग ने जब देखा कि वो बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी है, तो उसके पास आकर उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए बोला, कृति, कृति, कहाँ खो गई तुम? बार बार नाम सुनकर कृति जैसे अपने होश में लौटी। उसकी नजर धीरे धीरे चिराग पर टिकी। चिराग हल्की सी चिंता के साथ बोला, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, तुम सुनी नहीं रही थी? सब ठीक है ना? कृति ने खुद को संभालते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बस कुछ सोच रही थी, इसीलिए आपकी आवाज नहीं सुन पाई, सॉरी। चिराग ने बात को ज्यादा खींचा नहीं और प्यार से बोला, कोई बात नहीं, वैसे तुम यहाँ किसी काम से आई थी? कृति ने पहले तो ना में सिर हिलाया, फिर जैसे उसे अचानक याद आया, उसने अपने हाथों में पकड़ा दूध का गिलास आगे बढ़ाते हुए कहा, ये हल्दी वाला दूध आपके लिए, रचना ने भिजवाया है। उसके पैर में थोड़ी सी चोट लगी है, इसीलिए वो खुद देने नहीं आ पाई। चिराग ने उसके हाथों से ट्रे लेते हुए कहा, ओह, तो तुम ये देने आई थी? अंदर ही आ जाती, या कम से कम डोर नॉक कर देती। बाहर पता नहीं कब से खड़ी रही होगी। कृति ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं ज्यादा देर की नहीं खड़ी थी, बस अभी अभी आई थी जब आपने मुझे देखा। चिराग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, फिर ठीक है। वो उससे और बात करना चाहता था, शायद कुछ पूछना, शायद कुछ कहना, लेकिन कृति उससे पहले ही वहां से चली गई। चिराग उसे जाते हुए देखता रह गया। उसकी पीठ उसकी आंखों से ओझल हुई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। वो चुपचाप रूम में आ गया। इधर कृति बिना रुके अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे जो वो किसी भी हाल में चिराग के सामने नहीं बहाना चाहती थी, इसीलिए वो वहां से भाग आई थी। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, वही आखिरी बातें, मेरी जान है, लव यू। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा लॉक किया और बेड पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बिना लुके बहने लगे। वो खुद से बुदबुदाई, चिराग की लाइफ में कोई और है, वो किसी और से प्यार करते हैं, तभी तो जो बातें मैं उनसे सुनना चाहती हूँ वो मुझसे नहीं कहते। जब उनकी जिंदगी में पहले से ही कोई और है तो वो यहाँ क्यों आए हैं? क्यों उन्हें मेरी माफी ना मिलने से इतना फर्क पड़ रहा है? इसका मतलब वो सच में मुझे सिर्फ दोस्त ही मानते हैं, और सच में उन्हें सिर्फ गिल्ट है कि उन्होंने अपनी दोस्ती अच्छे से नहीं निभाई। आप मुझे इतना हर्ट क्यों करते हैं चिराग, क्यों? इतना कहते ही वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन कृति सबने उठने के पहले ही ऑफिस के लिए रेडी हो गई थी। उसने रचना और चिराग के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर रख दिया था। ऑफिस जाने से पहले कृति रचना के लिए एक लेटर लिखने लगी।
घर में रहने की परमिशन दी है तो वो हमारे गेस्ट हुए, और गेस्ट से घर का काम नहीं कराया जाता, उनका ख्याल रखा जाता है, इसलिए तुम उनका ध्यान रखना, परेशान मत करना। इतना सब लिखकर कृति ने वो लेटर खाने की प्लेट के नीचे रख दिया और ऑफिस के लिए निकल गई। वैसे ऑफिस में कोई जरूरी काम नहीं था, ये सिर्फ उसका बहाना था। रात भर रोने की वजह से उसकी आंखें सूज चुकी थी और वो अपनी सूजी हुई आंखों के साथ रचना और चिराग के सामने नहीं आना चाहती थी, क्योंकि रचना उसकी आंखें देखकर तुरंत समझ जाती कि वो पूरी रात रोई है। इसलिए वो सुबह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गई। जब रचना उठी तो पानी लेने किचन में आई, तभी उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर गई। नाश्ता पहले से ही लगा हुआ था। उसे देखकर वो समझ गई कृति ऑफिस जा चुकी है। वो बोतल उठाकर अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद कॉलेज के लिए तैयार होकर रचना नाश्ता करने आई। उसने जैसे ही अपनी प्लेट उठाई, उसे वही लेटर दिखाई दिया। लेटर पढ़ते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो अभी मुस्कुरा ही रही थी कि तभी चिराग भी तैयार होकर नीचे आ गया। रचना ने तुरंत वो लेटर छुपा लिया और नाश्ता निकालने लगी। चिराग आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। रचना ने उसके लिए भी नाश्ता निकाला और चुपचाप खाने लगी, लेकिन चिराग बार बार इधर उधर देख रहा था। रचना ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नाश्ता कर लो, वो पहले ही ऑफिस जा चुकी है, अब तुम्हें उसके दर्शन नहीं मिलने वाले रात से पहले। ये सुनते ही चिराग का चेहरा उतर गया। वो बिना कुछ बोले नाश्ता करने लगा। कुछ देर बाद रचना बोली, वैसे आज पूरा दिन तुम क्या करोगे? मुझे कॉलेज जाना है और कृति रात से पहले आने वाली नहीं है। मुझे भी 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे, तब तक तुम यहाँ क्या करोगे? चिराग ने घड़ी की तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इससे मनाने की कोई ना कोई प्लानिंग करूंगा, तुम जाओ। रचना ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो कॉल कर देना। इतना कहकर वो कॉलेज के लिए निकल गई और इधर चिराग कुछ सोचते हुए अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था। पढ़ाई हो जाने के बाद आरोही, निकिता, तनीषा, कुणाल और ध्रुव पांचों ही प्लेग्राउंड की तरफ आ गए। ग्राउंड में हमेशा की तरह हलचल थी। कहीं बॉल की आवाज, कहीं हंसी, कहीं खिलाड़ियों की चीख पुकार। ध्रुव और कुणाल ने आते ही बास्केटबॉल उठा लिया और अपनी टीम के साथ खेलने लगे। कुणाल पूरी तरह गेम में डूबा हुआ था, लेकिन ध्रुव, उसका ध्यान खेलने में कम और किसी और तरफ ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ आरोही अपनी टीम की लड़कियों को कुछ समझा रही थी। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस था और चेहरे पर वही काम सीरियसनेस जो उसे सबसे अलग बनाती थी। तभी वहां मयंक आ गया। वो सीधे आरोही के पास गया और हल्की सी फॉर्मल स्माइल के साथ बोला, मैंने सोचा है कि आज से तुम लोगों की ट्रेनिंग शुरू कर दूं। आज मैं बस सबका गेम ऑब्जर्व करूंगा ताकि ये समझ आ सके कि किसकी क्या वीकनेस है। फिर हम स्टेप बाय स्टेप उन्हें इम्प्रूव करेंगे। आरोही ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें पहले ही सभी प्लेयर्स की वीकनेसेस बता दी है, लेकिन अगर तुम खुद उन्हें खेलते हुए देखना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुनकर मयंक ने हल्का सा सिर हिलाकर कहा, क्या है ना, मैं हर चीज जीरो से शुरू करना पसंद करता हूँ। खुद देखना, खुद समझना, तभी मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। आरोही उसकी तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कुरा दी, लेकिन बोली कुछ नहीं। उसने अपनी टीम को बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए कहा। कुछ ही पलों में लड़कियों का मैच शुरू हो गया। आरोही और मयंक एक साइड बैठ गए। दोनों ध्यान से हर प्लेयर को ऑब्जर्व करने लगे। कौन कहाँ हेजिटेट कर रहा है, किसका फुटवर्क वीक है, कौन डिफेंस में लेट रिएक्ट कर रहा है। बीच बीच में दोनों आपस में लो आवाज में बातें भी कर लेते। उधर ध्रुव, जो अपनी टीम के साथ खेल रहा था, आज कोर्ट पर मौजूद ही नहीं लग रहा था। उसकी नजर बार बार उस तरफ जा रही थी जहां आरोही और मयंक बैठे थे। उन्हें साथ बैठकर बातें करते देख ध्रुव गुस्से से तिलमिला रहा था। उसने अचानक खेल रोक दिया और बाकी सबसे बोला, यू गाइस कैरी ऑन। कहकर वो बास्केटबॉल कोर्ट से बाहर आ गया। उसकी आंखें सीधे आरोही पर टिकी थीं। वो खुद से बुदबुदाया, देखो ऐसे, जिसे ये ठीक से जानती तक नहीं, उससे इतनी बातें कर रही है और मुझे ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब मैं भी देखता हूँ तुम कब तक मुझे इग्नोर करती हो। बहुत शौक है तुम्हें उस इडियट से ट्रेनिंग लेने का। अब ट्रेनिंग क्या होती है ये मैं तुम दोनों को दिखाऊंगा। इतना कहकर वो सीधे कोच की तरफ बढ़ गया। कोच पहले से ही थोड़ी दूरी पर खड़े होकर मयंक और आरोही को लड़कियों की ट्रेनिंग ऑब्जर्व करते देख रहे थे। ध्रुव उनके पास जाकर रुक गया और उसने गर्ल्स के मैच को देखते हुए कहा, इन लोगों का बेसिक ही बहुत वीक है। इतने कम टाइम में क्या ये सब परफेक्ट प्लेयर्स बन पाएंगी? कोच ने उसकी तरफ देखा तो ध्रुव ने आगे कहा, खासकर तब जब मयंक इतनी स्लो ट्रेनिंग दे रहा है। कोच के चेहरे पर हल्की नाराजगी आ गई। ध्रुव ने तुरंत सफाई देने के अंदाज में कहा, मेरा मतलब है आप खुद देखिए ना, कल भी सिर्फ वीकनेसेस देखने के नाम पर बार बार मैच खिलवाता रहा और आज फिर वही स्टार्ट। क्या उसे अब तक प्लेयर्स की वीकनेसेस समझ नहीं आई? ऐसे तो टूर्नामेंट आने से पहले ये सब टाइम पर ठीक से खेलना सीख ही नहीं पाएंगी। कोच ने गहरी सांस ली और बोले, तो अब कर भी क्या सकते हैं?
इसलिए तो मैं तुम दोनों से कह रहा था कि गर्ल्स टीम को ट्रेनिंग दो, लेकिन तुम दोनों ने अपनी जिद पकड़ ली थी। अब वो जैसा सिखाना चाहेगा वैसे ही सिखाएगा। हम और तुम कुछ नहीं कर सकते। ध्रुव ने तुरंत कहा। हम कर सकते हैं। कोच ने कंफ्यूज होकर सवाल किया। हम क्या कर सकते हैं? ध्रुव ने कुछ सोचने का नाटक करते हुए कहा। अगर मैं भी गर्ल्स टीम को ट्रेनिंग देने के लिए रेडी हो जाऊं तो? कोच ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर सवाल किया। तुम्हारा मतलब है कि तुम मयंक के साथ मिलकर गर्ल्स को बास्केटबॉल ट्रेनिंग दोगे? ध्रुव ने इधर-उधर देखते हुए कैजुअल बनने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे कॉलेज के गर्ल्स बास्केटबॉल टीम किसी भी दूसरे कॉलेज से कमजोर पड़े। कोच मुस्कुरा दिए और मन ही मन बोले, आरोही, तुम्हारा प्लान वर्क कर गया। गुड जॉब। वो अब ध्रुव से बोले, बहुत बढ़िया। तो फिर इंतजार किस बात का है? इतना कहकर कोच ध्रुव को लेकर सीधे मयंक और आरोही की तरफ बढ़ गए और ध्रुव चलते चलते भी अपनी नजरें आरोही से हटाना नहीं भूल रहा था। साथ ही उसके होठों पर एक शरारती सी मुस्कुराहट भी तैर रही थी। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।